डेट है आज 25 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कोबरा वॉरियर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें इंडिया की एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी और इसमें कई सारी गवर्नमेंट है उनकी एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया अपना तेजस, जो इसका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, ये इंडिजीनसली डेवलप्ड है, तेजस नाम का एयरक्राफ्ट। ये पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में, और यूके में कंडक्ट की जाएगी इस साल की एक्सरसाइज, यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे जगह एक वॉर्डिंगटन, यहाँ पे ये कराई जा रही है कोबरा वॉरियर। ये भाई साहब 5 तेजस एयरक्राफ्ट भेजे जाएंगे इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ साथ बेल्जियम, सऊदी अरबिया, स्वीडन और यूएस की एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा लेगी, पार्टिसिपेशन करेगी। इसमें जो भी इन एयरफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरी कंट्री के साथ। ये एक्सरसाइज 6 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में कंडक्ट की जाएगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है जो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है सिर्फ इसमें। इससे पहले MiG-21 फाइटर प्लेन्स थे जिनको इसने रिप्लेस किया तेजस ने। ये बनाया गया था हाल के द्वारा, एक कंपनी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने बनाया। ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो हाल कंपनी ने बनाया। इससे पहले एक HF-24 मारुत नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था। इसमें और भी कई सारी एजेंसी इन्वॉल्व है बनाने में। एक तो हाल ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक है डीआरडीओ की एक एजेंसी है, ऑटोनोमस सोसाइटी है डीआरडीओ की, एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये डीआरडीओ की ऑटोनोमस एजेंसी है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डिफेंस के लिए मिसाइल्स, इक्विपमेंट वगैरह, वीपन्स वगैरह बनाना इसका काम है डीआरडीओ का। जो तेजस है वो लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है, और स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपर सैनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इस क्लास में। और ये 1.8 मैक की स्पीड तक चल सकता है, ये स्पीड तक चल सकता है इतनी 1.8। इसमें एयर से एयर और एयर टू सरफेस इसको टारगेट किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये हवा में रहते हुए किसी एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार कर सकता है, या हवा में रहते हुए जमीन पे कोई टारगेट है उसको भी हिट कर सकता है। लगभग 13,300 किलोग्राम तक वेट ये लेके जा सकता है अपने अंदर, और 850 किलोमीटर तक की इसकी जनरल रेंज है, लेकिन कॉम्बैट रेंज है 500 किलोमीटर तक की, यानी कि लड़ाई में सिर्फ 500 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। वैसे जनरल रेंज है 850 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट टॉपिक है SPMCIL। ये एक कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये प्रिंटिंग मिंटिंग जहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कुछ प्रिंट करती है, छापती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोड्यूस करती है। ये कॉरपोरेशन एक कंपनी है, ये समझ लो। SMPCIL हेडक्वार्टर जिसका कहाँ पे है? मुख्यालय दिल्ली में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आई क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया है, घोषणा कर दिया कि ये प्रोहिबिटेड प्लेस है। तो हमें इसमें ये जानना जरूरी है कि प्रोहिबिटेड प्लेस क्या होते हैं, इनको कौन डिक्लेयर करता है, और जो ये कॉरपोरेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, और कौन सा एक्ट हमारे इंडिया में बना हुआ है जिसके अंदर प्रोहिबिटेड प्लेस को डिक्लेयर किया जाता है। पहला फैक्ट तो ये है, पहली बात ये है कि प्रोहिबिटेड प्लेस को डिक्लेयर करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री इसको डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे। सेक्शन 2 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का। इस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को प्रोहिबिटेड प्लेस। प्रोहिबिटेड प्लेस जब डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन घुस नहीं सकता, यानी कि जिसको सिर्फ अथॉरिटी दी गई है, जिसको परमिशन दी गई है, वो ही उस जगह पे जा सकता है, वरना अनऑथराइज्ड पर्सन को वहां पे एंट्री नहीं दी जाती है। ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट की प्रिंटिंग और मिंटिंग एजेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है। देखो, किसी भी प्लेस को प्रोहिबिटेड प्लेस करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स के अंदर आता है, लेकिन जो ये कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको 2006 में बनाया गया था और इसके रोल क्या हैं, फंक्शन क्या है इस कॉरपोरेशन के? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करना। किस चीज़ का मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करती है ये? करेंसी और नोट्स। जो नोट्स हैं ये नोट्स छापती है, करेंसी छापती है। सिक्योरिटी पेपर होते हैं गवर्नमेंट के, उसको छापती है ये। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं या पोस्टल स्टैम्प होती हैं, उन्हें छापती है। या कोई स्टेशनरी या पासपोर्ट वीज़ा के स्टिकर होते हैं, उनको छापा जाता है इसके द्वारा। या सिक्योरिटी इंक बनाती है ये, इंक जो स्याही होती है सिक्योरिटी की, उसको बनाती है ये। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, उनको भी बनाती है। जैसे मान लो आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में कोई सिक्का बना दिया। जैसे सिक्के होते हैं ना, 1-2 रुपये के सिक्के, ऐसे 75 साल के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का छाप दिया। तो ऐसे कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं जो ये छापती है प्रिंटिंग प्रेस कॉरपोरेशन। 9 प्रोडक्शन यूनिट है इसकी, जो मिंटिंग और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये, जहाँ पे बैंक नोट्स छापे जाते हैं और गवर्नमेंट के कुछ पेपर छापे जाते हैं। और 9 प्रोडक्शन यूनिट को प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर किया जा चुका है ऑलरेडी। जो 9 प्रोडक्शन यूनिट हैं उनमें से 4 इंडिया की गवर्नमेंट मिंट्स हैं, 2 करेंसी नोट्स प्रेसेस हैं, 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं और 1 सिक्योरिटी पेपर मिल है। ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद, नोएडा, नासिक, देवास, नर्मदापुरम। नेक्स्ट टॉपिक है अंगाडियाज। ये एस देखो प्लूरल फॉर्म के लिए लगा हुआ है, वरना ये अंगाडिया है, सिर्फ अंगाडिया, तो बहुवचन में लिखेंगे एस लगा के अंगाडियाज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो इस तरह का क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी ने प्रीलिम में पूछा था। एक हुंडी क्या है, हुंडी के बारे में पूछा था, हुंडी क्या है। तो इसी तरह से अंगाडिया भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है ये, एक एफआईआर दर्ज हुई 3 मुंबई पुलिस ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अंगाडिया को कुछ नुकसान पहुंचाया था, थ्रेट पहुंचाया था, इसलिए। तो ये अंगाडिया है क्या और अंगाडिया सिस्टम क्या है? देखो अंगाडिया सिस्टम है, ये बहुत पुराना है, सेंचुरी ओल्ड पुराना सिस्टम है। एक बैंकिंग सिस्टम है ये। जैसे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है ना पैसा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, इसी तरह से ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे लोग जो एक प्लेस से, जैसे मान लो मुंबई से सूरत में पैसा भिजवाना है, तो ये जो आदमी लेके जाएगा, मान लो ए नाम का आदमी ये लेके जाएगा, इस आदमी को बोलेंगे अंगाडिया। समझ गए? तो ये पर्सन है जो कैश को जनरली ट्रांसफर करते हैं वन स्टेट से अनदर स्टेट में। ये पहले मुंबई से सूरत में ज्वेलरी बिजनेस जो होते थे, वो बिजनेसमैन इसको यूज करते थे। डायमंड ट्रेड जो करते थे, जो हीरे का व्यापार करते थे, वो इस रूट का यूज करते थे। कैश लेके जाते थे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अंगाडिया की। ये ट्रांसफर करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और जब ये लोग ट्रांसफर करते थे कैश, तो ये फीस लेते थे, कि एक फीस लेते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोई फ्री में तो जाएगा नहीं लोग, समझ रहे हो? तो ये जनरली गुजरात में परफॉर्म होता था, मुंबई में परफॉर्म होता था। और जो गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, मालवाड़ी कम्युनिटी है, ये समुदाय के लोग इसे परफॉर्म करते थे अंगाडिया सिस्टम को। ये कंप्लीटली ट्रस्ट बेस्ड था, जिस पे विश्वास होता था जिस आदमी पे, उसको कहते थे कि मेरा पैसा इतना ट्रांसफर करना, वहां पे पहुंचा के आओ। तो विश्वास पे चलता था ये सिस्टम। क्या ये सिस्टम लीगल है, जायज है? देखो कहने को तो ये सिस्टम लीगल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा देखा गया, ये अनअकाउंटेड मनी को ट्रांसफर करने के लिए कई बार यूज किया जाता है। जैसे ब्लैक मनी का ट्रांसफर किया जाता है इसके द्वारा। तो ऐसे संदेह जताए गए हैं इसको लेके। नेक्स्ट टॉपिक है कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब, कुकू नहीं, कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, जीएस पेपर 2 के लिए। ये कुकी ट्राइब के लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो कुकी ट्राइब है, रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है, कुकी ट्राइब के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, मिलिटेंट का मतलब होता है युद्धकारी समूह, लड़ने वाले ग्रुप जो समूह होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 5 साल में हम आपके साथ पीस टॉक करेंगे, शांति की बात करेंगे और आपस में जो आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं कुकी ट्राइब की, उनको हम सुलझाएंगे, रिजॉल्व करेंगे। कुकी ट्राइब की समस्या है क्या? कुकी ट्राइब की समस्या ये है, कुकी ट्राइब का मतलब एक जाति है भाई साहब, एसटी कम्युनिटी में आती है, शेड्यूल ट्राइब।
अनुसूचित जनजाति, कुकी नाम है उनकी जाति का। तो ये कुछ मिलिटेंट आउटफिट है, ग्रुप है, समूह है, जैसे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है। कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है ये इन नामों की। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर में है, और मणिपुर में कुकी ट्राइब मेनली रहती है, और भी कई सारी स्टेट में पाई जाती है आसपास, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे। ये भाई साहब मणिपुर तो आपको पता ही होगा, ये मणिपुर है हमारा। मणिपुर के आसपास के सारे स्टेट में पाई जाती है, अरुणाचल को छोड़ के ये सारे आसपास के स्टेट में पाई जाती है कुकी ट्राइब। तो यहाँ ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करती है कि इनके लिए मणिपुर में सेपरेट स्टेट हो, अलग से अपना राज्य बनवाना चाहती है ये ट्राइब, कि एक स्टेट सिर्फ कुकी ट्राइब के लिए हो। ये देखो भाई साहब मणिपुर का मैप, मणिपुर में ये वाला जो दिखाई दे रहा पिंक पिंक, इसको ये कुकी लैंड डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये अलग से स्टेट बने, कुकी लैंड, समझ रहे हो। कुछ पार्ट इसमें म्यांमार का भी आता है, म्यांमार का भी, और भी कई सारे स्टेट का जो आसपास है इंडिया के उनका आता है। तो ये कुकी ट्राइब मीजो हिल्स है, यहाँ पे मीजो की पहाड़ियाँ वहाँ पे रहती है ये, इसको मीजो हिल्स को लुसाई हिल भी बोलते हैं, और मीजो हिल मिजोरम में है, मिजोरम के ये नेटिव हैं, एथनिक ग्रुप नेटिव हैं ये, लेकिन अभी ये मणिपुर में मेनली रहते हैं और आसपास के स्टेट में भी रहते हैं, मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर में तो है, नागालैंड में भी है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाए जाते हैं। कुकी राइजिंग हुई थी, अपराइजिंग, इसे अपराइजिंग लिख लो, अपराइजिंग मतलब विद्रोह, अपराइजिंग, राइजिंग के आगे बस यूपी लगा दो, अपराइजिंग मतलब विद्रोह। कुकी अपराइजिंग हुई थी एक 1917 से लेके 1919 के बीच में, 1917 से 1919 के बीच में हुई थी। ये एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग हुई थी, एंटी कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुकी के राइट को बचाने के लिए। और कुकी ट्राइब ने इंडियन आर्मी का भी सपोर्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इसने सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, और ये कम्युनिटी फील करती है कि जब से आज़ादी मिली है भारत को, आज़ादी के बाद जो इनका कंट्रीब्यूशन था आज़ादी में, इनका योगदान था, वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। और ये अभी तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी वनरेबल ग्रुप है, एक कमज़ोर वर्ग की तरह है, इसलिए ये डिमांड करती है कि इसके लिए सेपरेट स्टेट हो, अलग से राज्य हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये स्कीम आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, 2025-26 तक ये चलेगी। 2025-26 का मतलब ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जितना भी इसका खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इंप्लीमेंट करेगी। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं और दोनों ही मिलकर इंप्लीमेंटेशन करती हैं, लागू करती हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2008-9 में ये अनाउंस की थी, स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी। उसके बाद से स्कीम चली जा रही है। किस लिए लॉन्च की, कि टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य ये है, ये इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, जो भी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो क्लास 8 से ड्रॉप आउट है, जिन्होंने 8वीं क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए है ये, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उन्हें कुछ वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। क्लास 9 से लेके 12वीं तक वो अपनी परीक्षा पूरी कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल्स हैं, उनमें अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है चार चिनार। चार का मतलब 4 और चिनार एक ट्री है, पेड़। ये पेड़ है भाई साहब चिनार का, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का। इस नाम से, चार चिनार नाम से एक आइलैंड भी है। आइलैंड है, आइलैंड जानते हो, एक ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। ए लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड आइलैंड, या द्वीप बोलते हैं हिंदी में। ये चार चिनारी द्वीप है, एक डल लेक में है, ये जम्मू कश्मीर में है, डल झील
डल लेक, लेक मतलब झील, वहाँ पे बना हुआ है ये आइलैंड। ये है भाई साहब आइलैंड, ये डल झील दिखाई दे रही है, पानी भरा हुआ है, इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, डल झील है ये, और ये बीच में है आइलैंड, चार चिनारी आइलैंड। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, इसके दो जो ये ट्री हैं, चार ट्री जो चार चिनार ट्री हैं, इनमें से दो ये ट्री हैं, ये अभी प्लांट किए गए, यहाँ पे लगाए गए हैं अभी। पहले चार थे, दो ये डैमेज हो गए थे। यहाँ पे एक जबरवान हिल है, पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको लोकेशन याद रखनी है, जबरवान हिल या जबरवान की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। 2014 में यहाँ पे फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, उसकी वजह से इसके दो चिनार, जो कि चिनार के पेड़ है ना, चिनार ट्री हैं, वो डैमेज हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो अब दोबारा से लगाए हैं इसके, तो इस वजह से ये न्यूज में आया। चार चिनारी का मतलब 4 चिनार होता है, चिनार का मतलब ट्री है, पेड़, पेड़ का नाम है ये। नेक्स्ट है वनयार्स, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली न्यूज में है वनयार्स कम्युनिटी, एक जाति है भाई साहब, ये बैकवर्ड कम्युनिटी में आती है, बैकवर्ड क्लास में, तमिलनाडु में मोस्टली रहती है ये वनयार कम्युनिटी के लोग। 1980s में इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? ये डिमांड कर रहे थे कि हमें 20% रिजर्वेशन दी जाए स्टेट सर्विसेज में, और सेंट्रल सर्विसेज में 2% की रिजर्वेशन दी जाए, कोटा दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ये न्यूज में है, ये है वनयार कम्युनिटी के लोग, बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इनको 10.5% रिजर्वेशन दिया था मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी की लिस्ट में, तमिलनाडु ने, लेकिन हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया। क्वेश का मतलब कैंसिल कर दिया इसको, कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर इसकी प्ली डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्ली को इंटरटेन करने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, यानी कि इनको कैंसिल कर दिया जो रिजर्वेशन दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब्स में दिया था ये रिजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है सी ककम्बर, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इन्वायरमेंट के लिए। सी ककम्बर देखो ये है, समुद्र में पाया जाता है ये सी ककम्बर। कोरल रीफ है ना, जो कोरल रीफ, ये समझ लो उसी का पार्ट है कोरल रीफ। कोरल रीफ तो आपने देखी होगी, क्योंकि ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कोरल रीफ भी कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता हो। CaCO3 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने अपनी छोटी क्लासों में, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ही होता है इसमें। सी ककम्बर, इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है इंडिया में। देखो इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है, और ये एक ऐसा है एक्ट, ये कानून हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में इससे क्वेश्चन पूछती है किसी ना किसी पेपर में, मेंस के में, और प्रीलिम्स में आता है ये, लगभग हर साल आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये, 1972 का बना हुआ है। इसमें 6 शेड्यूल हैं, 6, उनमें से जो शेड्यूल 1 है उसमें सी ककम्बर को रखा गया है, यानी कि जो शेड्यूल 1 में होता है कोई भी स्पीसीज, प्लांट, ट्री, एनिमल, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये मैरिन इनवर्टेब्रेट्स है, मैरिन का मतलब समुद्र में पाया जाता है, और जनरली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, बीचों बीच हमारी पृथ्वी के रेखा है, जो लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर। और इसके 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ये वाले रीजन को बोलते हैं पूरे को ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर वाला टेम्परेट, और ऊपर आपको पता ही है उस रीजन को क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में जनरली पाया जाता है प्राय, वैसे टेम्परेट रीजन में भी पाया जा सकता है, लेकिन जनरली कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है इसमें। इसका नाम, क्योंकि इसकी शेप क्या है, ककम्बर की तरह है, इसलिए इसका नाम है सी ककम्बर। और कोरल जो इकोसिस्टम है उसी का इंटीग्रल पार्ट होता है, और इसका जो बायो प्रोडक्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और कोरल रीफ भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये समुद्र के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कूड़ा वगैरह, करकट वगैरह कुछ होता है, यानी कि डस्ट वगैरह होती है ओशन में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है सी ककम्बर, और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है, वहाँ पे जो पोषक तत्व है उनको रिसाइकल करता है। इसलिए कोरल रीफ को गुड कंडीशन में रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है, एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी ककम्बर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी हाईएस्ट डिमांड है, मतलब इसकी परचेज करना चाहते हैं, इसलिए इसकी स्मगलिंग की जाती है तमिलनाडु से श्रीलंका में।
लोग इलीगल तरीके से इसको बेचते हैं। रामनाथपुरम और तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट के जरिए यहाँ से इसको बेचा जाता है श्रीलंका में। फिशिंग वेसल में रख के ले जाते हैं, जिसमें मछलियों को बेचते हैं ना, उसी वेसल में, वेसल मतलब कोई भी रखने का सामान या गाड़ी या कोई भी बोट को बोल सकते हो, वेसल यानी कि बर्तन बोल सकते हो, बर्तन जिसमें फिश रखी जाती हैं, बर्तन। IUCN की रेड लिस्ट है जो, उसमें देखो कई कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसकी कई कैटेगरी पाई जाती है सी ककम्बर की। जैसे ब्राउन सी ककम्बर है एक, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। ब्लैक स्पॉटेड सी ककम्बर है, लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। ब्लू सी ककम्बर है, ये डेटा डेफिशिएंट लिस्ट में है। IUCN के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में आप लेक्चर देख सकते हो, इसके बारे में लेक्चर पढ़ा हुआ है। IUCN क्या है, CMS क्या है और साइट्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार इनसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, कॉलेज वगैरह सब पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरनेशनली ये प्लांट स्पीसीज, फ्लोरा, फोना को प्रिजर्व, कंजर्व, संरक्षित करने का काम करती है IUCN। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। एक पाइपलाइन है जिसके द्वारा गैस भेजी जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ये भाई साहब देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, पहले सारा इरेज हो गया था। ये आप देख रहे हो यहाँ पे यूरोप का मैप। यूरोप में आपको जर्मनी पता ही होगा कहाँ पे है, और रसिया तो आप जानते ही हो, ये वाला रसिया है, और ये आपका जर्मनी यहाँ पे पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का जर्मनी। रसिया से एक पाइपलाइन आ रही है, रसिया से जर्मनी, ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से होते हुए, और रसिया से जर्मनी और भी यूरोप के प्लेस में गैस सप्लाई की जाती है, यानी कि रसिया से खरीदते हैं गैस ये प्लेस। और नॉर्ड 1 लाइन भी है, नॉर्ड पाइपलाइन 1 भी है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी है। अभी ये 2 पाइपलाइन बनाई जा रही है, 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और ये लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर गैस ट्रांसफ़र करेगी। ये रसिया से उस्टलुंगा प्लेस से लेके ग्रिफ्स वाल्ड नाम का एरिया है जर्मनी में, वहाँ ये ट्रांसफ़र करेगी गैस। इसमें देख सकते हो ये वाला, ये ग्रिफ्स वाल्ड प्लेस है, और ये वीबॉर्ग और उस्टलुगा इस प्लेस से ट्रांसफ़र करेगी। इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन भी बनी हुई है, उससे ऑलरेडी गैस ट्रांसफ़र की जाती है। ये नॉर्ड 2 जो पाइपलाइन है, ये 2015 में अनाउंस की थी, डिसाइड किया था ये बनाई जाएगी। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन सिस्टम है और नॉर्ड 2, इन दोनों को मिला के लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर जर्मनी में गैस सप्लाई की जाएगी। तो लेकिन अभी न्यूज में क्यों है, अभी न्यूज में इसलिए है, जर्मनी ने इसको रोकने का अनाउंस किया है कि आगे ये पाइपलाइन नहीं बनाई जाएगी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। क्यों, इसलिए क्या है, क्योंकि रसिया ने देखो 1-2 दिन पहले ही अनाउंस किया था, जो यूक्रेन के कुछ प्रोविंस है जैसे डोनेस्क और लुहांस्क, ये लुहांस्क है, इसको जी की जगह एच लिख लो, एच, लुहांस्क और डोनेस्क, इनकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। क्योंकि यहाँ पे देखो ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है, अब तो आपको पता ही है, कल डिक्लेयर कर दिया, युद्ध वार डिक्लेयर कर दिया रसिया ने यूक्रेन पे, और वहाँ बम वगैरह फोड़े जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं यूक्रेन पे। ये इस जगह पे, यहाँ पे यूक्रेन में, यहाँ पे 2 प्लेस हैं, लुहांस्क और ये वाला डोनेस्क, इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इन प्लेस में प्रो रशियन पीपल रहते थे, प्रो रशियन स्पीकिंग पीपल रसिया को सपोर्ट करते हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अलग कर दिया यूक्रेन से, और यहाँ पे अपनी फोर्स भेज दी इन 2 प्लेस में रसिया ने। और कल तो देखो यूक्रेन का जो कीव कैपिटल है, कीव, वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी कुछ हमले किए, उसको कब्जा कर लिया। और आपको पता ही है, न्यूज़ में देखा होगा, रसिया ने डिक्लेयर कर दिया जो भी रसिया के बीच में आएगा, रसिया यूक्रेन के बीच में, उसको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला। और देखो यूक्रेन ने बहुत सारे कंट्री से मदद मांगी, और यूक्रेन ने डिमांड की इंडिया से भी कि इंडिया रसिया को रोके, इंडिया से भी मदद मांगी है, लेकिन इंडिया आपको पता है कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो रसिया का साथ दे तो वो यूएस उससे नाराज़ हो गया, अगर यूएस का साथ दे तो फिर रसिया नाराज़ हो जाएगा। और रसिया से हमारे बहुत ज़्यादा रिलेशन है पहले से ही, क्योंकि रसिया से हम
बहुत ज़्यादा हथियार भी मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और रसिया ने हमारा साथ दिया था 1971 का जो वार हुआ था, युद्ध पाकिस्तान से, उसमें भी साथ दिया था। जो फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी एक, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो तब से फ्रेंडशिप ट्रीटी चलती आ रही है रसिया से। और अगर मान लो यूएस का साथ दे इस टाइम पे इंडिया, तो भाई साहब चाइना और रसिया की दोस्ती अच्छी है, और चाइना की तरफ रसिया का रुख ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इंडिया ने सिर्फ इतना ही कहा है कि पीसफुली सुलझाया जाए, बात के जरिए, डायलॉग के जरिए, ये जो भी अभी विवाद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों देश पीस के जरिए शांति स्थापित करें, यानी कि डायलॉग के जरिए शांति स्थापित करें और सुलझाएं, ये इंडिया ने बोला है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है देवचा पांचामी कोल ब्लॉक। ये देवचा पांचामी कोल ब्लॉक कहाँ पे, बस लोकेशन आपको याद रखनी है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। बीरभूम में कोल्ड फील्ड एरिया है, यहाँ पे कोयला निकलता है, कोयला की खदानें हैं, वहाँ पे कोयला ब्लॉक है एक, देवचा पंचामी नाम का। ये रिसेंटली न्यूज में है, और पूरे वर्ल्ड में ये आता है सबसे लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है ये। और एशिया में तो सबसे बड़ा ही है ये कोल माइन या कोल ब्लॉक, ये देवचंद पंचामी नाम का। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ज़मीन है, आसपास लैंड है, उस भूमि को लेके कुछ प्रॉब्लम है इनको, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो पैकेज दिया गया है, मॉनेटरी पैकेज, यानी कि जो ज़मीन ली थी आसपास यहाँ पे लोगों की, उनको मॉनेटरी पैकेज सही से नहीं दिया गया, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि सही से उनकी ज़मीन तो ले ली गवर्नमेंट ने, पैसा उन्हें सही से नहीं दिया या कम दिया है पैसा, तो इनकी जो मॉनेटरी पैकेज है, यानी कि पैसा है, वो इंक्रीज कर दिया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, इसलिए न्यूज में था ब्लॉक। तो देवचा पांचामी ब्लॉक का है, बस इसको आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, जो बीरभूम कोल फील्ड है उसके पास। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये अभी ड्राफ्ट पेश किया है। ड्राफ्ट का मतलब जब ये पॉलिसी बनेगी तो ऐसी पॉलिसी होगी कुछ, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट पेश किए हैं डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी के। क्या हाईलाइट है इसकी पॉलिसी के? देखो, जो भी डेटा होता है ना, डेटा का मतलब जैसे हमारे इंडिया के लोगों का डेटा, जैसे आपका कहीं पे भी डेटा है, आपने कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, तो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है सारा, आपका नाम, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके फिंगरप्रिंट, आई रेटिना स्कैन, आपके और भी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर, मोबाइल वगैरह, या कहाँ पे आप कितने दिन रहे, दूसरा आपने एड्रेस चेंज कराया नहीं कराया, आपका फ़ोटो, ये सारा जो है ये डेटा है आपका। तो ये जितना भी डेटा गवर्नमेंट के पास है, उस डेटा को सिक्योर करने के लिए, उस डेटा के मैनेज करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है, समझ गए? तो ये डेटा की जो क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और यूज, इसको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी इमर्जिंग हो रही है, जो डेटा का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसी डेटा को मैनेज करने के लिए पॉलिसी बनाई है। और इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में इस पॉलिसी के जरिए डेटा शेयर किया जाएगा। यानी मान लो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास आपका डेटा है, तो वो डेटा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को किस तरह से देना है, किस तरह से शेयर करना है, ये सारे नियम, रूल, कानून इस पॉलिसी में होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन डेटा जनरेट होगा, क्रिएट होगा, कलेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टोर किया जाएगा सारा, और इस पॉलिसी में कवर होगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? देखो, सारी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो ओपन होगा, शेयरेबल होगा, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जा सकेगा, भेजा जा सकेगा। लेकिन हाँ, जो डेटा नेगेटिव लिस्ट में आता है वो डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी गवर्नमेंट। यानी कि जो मान लो ऐसा डेटा है जो प्राइवेट रखना जरूरी है, प्राइवेसी उसमें जरूरी है, वो डेटा शेयर नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बिना। यानी कि वो डेटा सिक्योर रखा जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में रखा जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा, यानी कि ट्रस्टेड यूजर्स हैं उनके साथ ही शेयर किया जाएगा वो डेटा। कुछ बॉडी क्रिएट की जाएंगी, कुछ मतलब एजेंसी, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी इस डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसे इंडिया डेटा ऑफिस एक क्रिएट किया जाएगा, ये जितना भी डेटा है उसको शेयर करना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेक होल्डर के पास, ये उस डेटा को एक्सेस कराएगा इंडिया डेटा ऑफिस, एक ऑफिसर होगा ये। इसमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के केस में ये होगा
कि किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना डेटा, उसके लिए डेटा मैनेजमेंट यूनिट होगी हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की। इसके चीफ होंगे, चीफ डेटा ऑफिसर ये होंगे, इसको हेड करेंगे। और ये आईडीओ के साथ इंडिया डेटा ऑफिस जो क्रिएट किया गया था, ये इंडिया डेटा ऑफिस इसके साथ मिलकर काम करेगा। एक इंडिया डेटा काउंसिल होगी, इसमें जो इंडिया डेटा ऑफिस है और चीफ डेटा ऑफिसर हैं इस डेटा मैनेजमेंट यूनिट के, ये दोनों इसको हेड करेंगे। और किस तरह से मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करना है, ये इसका टारगेट होगा। इसके पॉलिसी के आउटकम क्या होंगे, क्या इसके फायदे होंगे? देखो, हाई वैल्यू डेटा है जो, इसको अनलॉक करने में ये सहायता करेगा। गवर्नमेंट्स की जो स्ट्रेटजी है उसको फैसिलिटेट करेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटर ऑपरेबल बनाएगा, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आसानी से डेटा डिजिटली ट्रांसफर किया जा सके, शेयर किया जा सके, इसको रियलाइज किया जा सकेगा इस पॉलिसी के जरिए। और डेटा स्किल्स और डेटा ड्रिवन कल्चर को प्रमोट करेगा हमारे इंडिया में। लेकिन इसके कुछ कंसर्न है, प्रॉब्लम है इस पॉलिसी के, क्या होंगे? पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टिंग प्रोसेस। देखो, जब ये पॉलिसी बनाई गई है तो ना तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, क्योंकि पब्लिक के साथ नहीं रखी गई, कि पब्लिक से कोई ओपिनियन नहीं ली गई, कंसल्टेशन नहीं की गई, और ड्राफ्ट करने के साथ किसी और से कंसल्टेशन नहीं की गई। नेक्स्ट है परवर्स रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। देखो, गवर्नमेंट ये चाह रही है इसके प्रीएम्बल में, पॉलिसी के में, कि इंडिया का टारगेट ये है $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, डिजिटल इकॉनमी इंडिया को, ये टारगेट है। तो ये टारगेट के साथ जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, मान लो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी मिनिस्ट्री को बेचा जाएगा, तो ये रेवेन्यू कमाएगी, या किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो ट्रस्टेड है उसको बेचा जाएगा, तो डेटा को बेच के ये क्या करेगी, रेवेन्यू कमाएगी, पैसा लेगी। जैसे मान लो इंडियन का डेटा है, किसी प्राइवेट कंपनी को देना है, और वो ट्रस्टेड कंपनी है, वो आपके डेटा को कहीं और गलत तरीके से यूज नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट से वो डेटा चाहती है इंडियन का, तो वो बेचेगी जैसे डेटा को, तो फिर इसके लिए पैसा लेगी, मनी लेगी गवर्नमेंट। तो इससे ये टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना है, तो एक इस डेटा को बेच के जो पैसा कमाएगी, तो ये भी फायदा होगा। लेकिन ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है पैसा कमाना, लेकिन इसमें ये है कि जो प्राइवेसी है उसको अफेक्ट कर सकता है, सिटीजन की प्राइवेसी, क्योंकि अभी तक इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास नहीं हुआ है। श्री BN कृष्णा कमेटी बैठी थी, एक BN कृष्णा कमेटी, उसने ये बिल लाने के लिए कहा था गवर्नमेंट से, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, लेकिन अभी तक ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं है। तो सिटीजन का जो डेटा है, उसकी जो प्राइवेसी है, निजता है, उसके अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, वॉयलेशन हो सकता है, क्योंकि उसका जो पर्सनल डेटा है कहीं पे गलत यूज हो सकता है, ये अभी सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट है कि जो इसका कंसेप्ट है उसमें भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफाइन किया गया है ना, एक हाई वैल्यू डेटा डिफाइन किया गया है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे ये हाई वैल्यू डेटा सेट लिखा गया है इस पॉलिसी में, हाई वैल्यू डेटा, इसको डिफाइन नहीं किया गया है क्लियर कट, तो ये भी इसमें डिस्क्रिपेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक है रामानुज प्राइज। रामानुजन एक भाई साहब मैथ के बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे, रामानुजन, इनके नाम पे प्राइज रखा गया है हमारे इंडिया में। जो भी मैथ में रिसर्च करता है उसको ये प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रामानुजन प्राइज 2021 के लिए अभी दिया गया 2022 में, 22 फरवरी 2022 को ये दिया गया। वर्चुअल शेयर मनी हुई थी, इंटरनेट पे डिजिटली शेयर मनी हुई थी, उत्सव हुआ था, उसमें ये प्राइज दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट है एक, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, इसमें एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है, प्रोफेसर है एक ये इस इंस्टीट्यूशन में, इस कॉलेज में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ये भाई साहब देखो कुछ ही इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, इनका अलग से एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। और ये बीटेक वगैरह टेक्निकल लाइन से जो आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद इसका टेस्ट देना पड़ता है। अगर इसमें आपका नंबर आ जाता है, ये समझ लो आपकी कैरियर बहुत अच्छा बन जाता है। और इसमें इससे करने के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ से की कराते हैं, और फिर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है जहाँ भी आप जॉब करते हो। तो ये जो इंस्टीट्यूट है कोलकाता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसमें मैथमेटिशियन है, मैथ के प्रोफेसर हैं ये नीना गुप्ता जी, इनको मिला है ये प्राइज़, रामानुजन प्राइज़ 2021 का। ये है नीना गुप्ता। देखो नीना गुप्ता एक हीरोइन भी है, एक्टर, आपको पता ही होगा,
वो नहीं है, ये अलग हैं, प्रोफेसर हैं, मैथ की प्रोफेसर हैं। इन्हें 2021 का दिया गया प्राइज। इन्होंने कुछ एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा के बारे में कुछ रिसर्च किया है, वर्क किया है, जिसके लिए इनको प्राइज दिया गया है। जो रामानुजन, ये हैं भाई साहब, इमेज में देख सकते हो, रामानुजन प्राइज इन्हीं के नाम पे रखा गया है, रामानुज के नाम पे। ये मास्टर ऑफ नंबर भी बोला जाता है इनको, रामानुजी जी को, रामानुज को। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है ऐसे रिसर्चर को जो मैथ में रिसर्च करता है। और इसके लिए जो फंड देता है, कौन देता है इस प्राइज के लिए, मनी कौन प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करता है। और एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स है, ये भी इसमें कोलैबोरेट करता है। इंटरनेशनल मैथमेटिशियन या मैथमेटिकल यूनियन है जो, ये भी पार्टिसिपेट करती है इसको फंड देने में, इस प्राइज के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, किस आदमी को दिया जाता है, उस मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिसकी एज 45 ईयर से कम हो उसको, और जिसने कोई आउटस्टैंडिंग रिसर्च की है डेवलपिंग कंट्रीज में। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये इसको सपोर्ट करती है श्रीनिवासन या श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में, यानी कि इनकी जो रिसर्च की थी रामानुजन ने मैथ में, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनकी मेमोरी में ये प्राइज को सपोर्ट किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ क्या थी, देखो 1911 में इन्होंने एक पेपर में एक फर्स्ट अपना पेपर रिलीज किया, पब्लिश किया। एक जर्नल है इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसका जर्नल है, पत्रिका है, उसमें पहली बार अपना पेपर पब्लिश किया रामानुजन ने फिर इंग्लैंड में ट्रेवल किया, इंग्लैंड में चले गए 1914 में। वहाँ इन्होंने कुछ शिक्षा ली हार्डी से, हार्डी ने इन्हें कुछ और शिक्षा दी और इनके साथ मिलकर कुछ और रिसर्च की। इन्होंने रीमन सीरीज पे काम किया, इलिप्टिकल इंटीग्रल पे, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज पे, फंक्शनल इक्विटेशन ऑफ जेटा फंक्शन के बारे में इन्होंने कुछ रिसर्च की। 1729 में एक हार्डी रामानुजन नंबर इन्होंने बनाया। ये देखो दो डिफरेंट क्यूब थे, इनको डिफरेंट वेज में एक साथ एक्सप्रेस किया जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर है ये, जो है हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी ने ऑब्जर्व किया था रामानुजन के वर्क को और इन्हें सपोर्ट किया था। हार्डी नाम के एक आदमी थे भाई साहब, जब ये गए थे यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पे आपने पढ़ा था ये इंग्लैंड में गए थे, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में ही है। जो रामानुजन का होम स्टेट है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से थे और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमिलनाडु में स्टेट आईटी डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और रामानुजन ने देखो 3900 रिजल्ट्स को कंपाइल किया था, कुछ इक्वेशन बनाई थी जिनके लिए जाने जाते हैं। और इनके नाम पे एक बायोपिक भी बन चुकी है, एक मूवी, शॉर्ट मूवी, और एक फिल्म भी बन चुकी है, साउथ इंडियन मूवी है। एक जो बायोपिक है 2015 में बनी थी जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। देव पटेल ने इसमें स्टार कास्ट किया था। मनमोहन सिंह जी ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2012 में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये कंडक्ट की जाती है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में। ओमान आप जानते हो कहाँ पे है, ये देखो भाई साहब सऊदी अरबिया के पास ओमान एक कंट्री है। ओमान और इंडिया के बीच में ये कंडक्ट की जाती है और ये बाईइनियल एक्सरसाइज है। बाईइनियल का मतलब है वंस इन ए 2 ईयर, 2 साल में एक बार होती है एक्सरसाइज। अभी ये राजस्थान में जोधपुर में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, 5 दिन तक चलती है एक्सरसाइज, 5 दिन की बाइलेटरल एक्सरसाइज है। तो यही थे आज के टॉपिक बस।